हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। तो भाई आज मैं आप लोगों को जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो एक टीचर हैं, एक पीएचडी स्टूडेंट हैं और अपनी रिसर्च करते हुए वो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है, ये अनअकैडमी पर भी पढ़ाते हैं और इनकी अपनी वेबसाइट भी है। तो मिलवाता हूँ आज आपको मिस्टर अमित रंजन से। और अमित सर से आज हम लोग काफ़ी सारी बातें आईआईटी जैम के बारे में जानेंगे, आईआईटी जैम फिजिक्स के बारे में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या कुछ चीज़ें जो हैं आप पढ़ सकते हैं और क्या चीज़ें आप लोग अगर छोड़ भी दे तो दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्वागत करते हैं सबसे पहले अमित रंजन जी का। तो अमित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अपने बारे में कुछ हमें बताएं। थैंक यू शिवा। सो हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अमित रंजन एंड आई एम अ रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। बेसिकली मतलब मेरा जो पीएचडी टॉपिक है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी साइंस। मतलब थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तरह का हॉटलिंग मॉडल। कभी इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ोगे, मतलब अगर कभी मौका मिला तो पढ़ना अच्छा है, काफी सही लगेगा। ठीक है, सो बेसिकली मैंने मतलब देखो, मतलब टीचिंग एज अ पैशन आप कहो तो यस, कहीं ना कहीं पैशन तो था, लेकिन इसके साथ ये था कि जब मैं दिल्ली में था तो उस टाइम पे 11-12 के बच्चों को पढ़ाता था, मतलब जस्ट फॉर अर्निंग और समथिंग। तो डीयू से मैंने मतलब डीयू में काफी दिन रहा हूँ, मैं 7 साल तक रहा हूँ। तो ऐसा था कि वहां पे ऐसे बच्चों को पढ़ाता था। ठीक है, धीरे धीरे पता चल गया, फिर मैं आईआईटी आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी जरूरत पड़ी कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा कमा लेते हैं, मतलब थोड़ा कमा भी लेते हैं और थोड़ा ये भी कर लेते हैं कि अपना पैशन जिसको कर लेते हैं। तो इनिशियली ऐसा था कि मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट करा। यूट्यूब पे अपने चैनल पे कुछ वीडियोस डाले, उसमें ऐसा था वीडियोस डालता था, मैं खुद ही देख के छोड़ देता था क्योंकि और कोई देखता नहीं था। 50 लोगों को शेयर करो, 5 लोग देखते थे और कोई कभी देखता ही नहीं था। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर किसी ने मेरे को बताया अनअकैडमी के बारे में, तो फिर मैंने अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस मतलब डाले, उस पर रिकॉर्ड करके। उसके बाद फिर सडनली एक दिन अनअकैडमी के उधर से कॉल आया कि सर आपको आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करानी है। तो फिर मैंने पहले सोचा कि पता नहीं ये पीएचडी के साथ ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो भी स्टार्ट किया, साथ में इधर से यूट्यूब वाला चल ही रहा था। तब यूट्यूब पे ऐसा हो गया कि जब धीरे धीरे लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए, तब मेरे पास कॉल आने लग गए। कभी केरला से कॉल आता, कभी कश्मीर से कॉल आता। कश्मीर से मतलब हैं काफी बच्चे, 2-3 बच्चे हैं जो मेरे साथ हैं कनेक्टेड। तो उस टाइम पे ये चीज लगा कि हाँ यार, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है ना अपने पास, मतलब ये जो नेटवर्क है अपने पास इंटरनेट का जो है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। मतलब ये हर तरह के लोगों को आपसे मतलब जोड़ सकता है। मतलब कभी इस फियर में अपने को रहना ही नहीं चाहिए, लाइक कि अरे यार बहुत अच्छे इस टॉपिक पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी, फिजिक्स के बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, चाहे साइंस के बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। बट हाँ, अपने को एक बात पता चलती है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो सर्टेनली वो दुनिया भर के लोग आपको देख सकते हैं। तो सर अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आज का हमारा कि आईआईटी जैम में कुछ जो बच्चों के सवाल होते हैं उनको हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही है कि इस बारे में बताएं कि क्या क्या डिफरेंट एमएससी के ऑप्शंस हो सकते हैं। लाइक क्या चीज़ें फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं अगर बीएससी फिजिक्स या फिजिकल साइंस के बच्चे हैं। तो बीएससी के बाद क्या क्या फॉर्म्स भरने चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आप लोगों के लिए एग्जाम होता है जिसमें सबसे ज्यादा सीट्स भी है, शायद सबसे ज्यादा सीट्स है इसी में, जो कि आईआईटी जैम सबसे अच्छा है। मतलब एक ले लो कि अगर आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो दैट इज अ स्टैंडर्ड लेवल, वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल। टीआईएफआर उससे थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, जस्ट उसके आसपास रहता है, मतलब वो लेवल आईआईटी से थोड़ा सा ऊपर रहता है। डीयू, बीएचयू, जेएनयू इनकी बात करो तो ये आईआईटी जैम के आसपास ही होते हैं। तो अब ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान होते हैं। मतलब ये तो कुछ एग्जाम्स हो गए जिनके बारे में बताना था, तो इसमें बता दिया मैंने। एक तो आईआईटी जैम हो गया आपका, उसके बाद फिर टीआईएफआर हो गया, फिर जेस्ट हो गया, फिर डीयू है, बीएचयू है, उसके बाद जेएनयू है, इवन एचसीयू है, उसके बाद सीयूसीईटी का एग्जाम होता है। तो ये सारे फिजिक्स से एडमिशन, इवन आईनेट भी है, बट आईनेट ऐसा होता है कि वो बीएससी के बाद नहीं होता। मतलब बीएससी के बाद आप उसमें एग्जाम दे सकते हो, लेकिन वहां पे अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया तो दे विल सेंड यू बैक कि जाओ 2 साल के बाद फिर से आना एमएससी करके, मतलब आप मास्टर्स करके फिर वहां पे जाओ तो आपका बीएससी मतलब पीएचडी में एडमिशन होगा। तो आईनेट का थोड़ा सा ऐसा है। बाकी ये तो मेन एग्जाम जो थे वो मैंने बता दी। तो अगर कोई बच्चा इनमें से किसी में भी जाना चाहता है तो उसको एक सिलेबस रखना है, दैट इज आईआईटी जाके। रूमर इतने ज्यादा है ना यहाँ पे
डीयू वगैरह के आसपास तो इतने ज्यादा रूमर्स फैलते हैं, मैं खुद डीयू में था, मुझे पता है कैसे रूमर्स फैलते हैं यार। अगर तेरे बीएससी में इतने मार्क्स नहीं आए, अगर तुमने करियर इंडिवियर के कोचिंग नहीं करी तो तेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, अगर तुमने संवेदना से नहीं किया तो ये नहीं होगा, तुमने ये बुक सॉल्व नहीं करी तो ये नहीं होगा, अगर तुमने रेसनिंग का सॉल्व नहीं किया तो तेरे से क्लासिकल मैकेनिक्स क्लियर नहीं होगा। तो ये चीजें बहुत बुरी है, और इनसे रिलेटेड ना, इनके लिए बच्चों को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि देखो आपके हाथ में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज जो है ना वो ये है, और इसके अंदर जो है वो 500 रुपए का इंटरनेट जो कि 3 महीने का चलता है। आप सर्च कर लो, कोई भी चीज है, कोई भी अगर कोई बात कोई बोलता है, आप फैक्ट चेक कर लो कि हाँ ये फैक्ट चेक मैंने कर लिया कि ये चीज है, कि आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, आईआईटी बॉम्बे के अंदर कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो ये है। आप बस चेक कर लो, आईआईटी बॉम्बे लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, चेक कर लो, आप सारी चीजें बहुत आराम से कर सकते हैं। तो सर अब हमें एक चीज ये बताएं कि एक ये मिथ चलता है, जैसे कि अभी आपने इतने सारे मिथ्स के बारे में बताया, तो एक मिथ ये भी चलता है कि भाई क्या अच्छा है, इंटीग्रेटेड पीएचडी अच्छा है, या एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री अच्छा है, या और भी कई तरीके के डिसिप्लिनरी जो हमारे कोर्सेज होते हैं, कि एमएससी के साथ क्या चीज जुड़ी होनी चाहिए। कि यार कई बार ऐसा टीचर बोलते हैं कि अगर तुमने एमएससी कर लिया, डुअल डिग्री है, तो तुम पीएचडी के लिए अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि यार इससे पीएचडी हुई ही नहीं है, एमएससी हुई, कुछ इस तरीके की बातें जो है निकल के आती है। तो क्या चीज अच्छा है और किस चीज पर बच्चों को फोकस करना चाहिए, कि इंटीग्रेटेड पीएचडी अच्छा है या फिर एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री अच्छा है? तो क्या चीजें किस तरीके से होती है, ये एक बार हमें बताएं। तो देखो ऐसा होता है कि अगर आपके पास ये है कि अगर आप एमएससी और अगर आप डुअल डिग्री या इंटीग्रेटेड पीएचडी अगर ज्वाइन नहीं करते तो उस केस में होता है क्या कि जैसे आपने एमएससी कर ली, एमएससी करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से मतलब कोई एंट्रेंस देना पड़ेगा, नेट का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, ठीक है, और या फिर जेस्ट का एग्जाम दे लो आप, या फिर जैसे आईनेट अपना एग्जाम देता या टीआईएफआर अपना एग्जाम देता, तो आप उनको देके आप फिर से पीएचडी ज्वाइन करो। ठीक, अगर आपके पास इंटीग्रेटेड पीएचडी अगर आपने शुरू करके रखा है एमएससी पीएचडी, तो उस केस में क्या होता है, आपको ये एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, बट सर्टेनली वहां पे थोड़ा सा क्राइटेरिया उनका अलग सा होता है। वो क्या होता है वहां पे कि जैसे आपने एमएससी करी, एमएससी आपका वहां पे 2.5 इयर्स का होगा, मतलब 2.5 साल का, तो 2.5 साल में क्या करना आपको, आफ्टर द एंड ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर के एंड में आपको एक प्रेजेंटेशन देना है। अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे टीआईएफआर का अलग होता है, एसएनबूस का अलग होता है, तो थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है, बट अल्टीमेटली यही है कि आपको दोबारा से उस एंट्रेंस के चक्कर में नहीं पड़ना। जैसे बच्चे जो होते हैं वो मतलब एमएससी करने के बाद फिर से करियर इंडिवियर चले जाते हैं या दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, वहां पे जाके वो फिर से प्रिपरेशन करते हैं 6 महीने का या 1 साल का कोर्स लेके, जैसे भी करते हैं। तो अगर आपने इंटीग्रेटेड या डुअल डिग्री अगर आपने ज्वाइन करके रखा हुआ है तो आप इस चीज से बच जाओगे। और दूसरी चीज क्या होती है, आपका टाइम बचता है। टाइम कैसे बचता है, जैसे वहां पे क्या होता है, जैसे आपने अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी ज्वाइन करके रखा हुआ है तो उस केस में क्या होगा कि एमएससी के सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में आपको एक गाइड अलॉट हो जाता है, आपको एक गाइड अलॉट हो जाता है, एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट, कि आपने अपने प्रोजेक्ट में वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या होता है कि अगर आपने वहां पे सिग्निफिकेंट अमाउंट में काम कर दिया, अगर आपके पास 1.5 साल 2 साल का टाइम है, अगर आपने ये काम कर दिया, अगर आपके पेपर वगैरह पब्लिश हो गया, तो सर्टेनली ऐसा होगा कि ड्यूरिंग योर पीएचडी आप थोड़ा सा अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं। तो अगर टाइम आपको सेव करना है देन सर्टेनली जैसे टीआईएफआर हो गया, बहुत सारे जेस्ट हैं, मतलब जो आइजर्स हैं वो डुअल डिग्री के कोर्सेज कराते हैं, तो वो ज्वाइन करना चाहिए। और आपको लगता है कि नहीं कि मास्टर्स में पढ़ते पढ़ते मैं सीएसआर नेट वगैरह कुछ क्लियर कर दूंगा और उसके बाद मैं पीएचडी ज्वाइन कर लूंगा, दैट इज आल्सो ओके, वो भी आप कर सकते हो बहुत आराम से, बहुत अच्छे लेते हैं। सर इस वीडियो का एक आखिरी सवाल लेंगे, और ये वीडियो तो यहाँ पर खत्म हो रही है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो रही है, और इस वीडियो का एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरीके से आईआईटी जेईई और अदर एमएससी एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वो वीडियो मिस मत करना अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो सर आज का आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा कि मैथमेटिकल फिजिक्स का किसी भी फिजिक्स के सब्जेक्ट में, चाहे वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे वो क्लासिकल मैकेनिक्स ही क्यों ना हो, सारे सब्जेक्ट्स में मैथमेटिकल फिजिक्स हर जगह आती है, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? वैसे मेरी बात से थोड़ा सा इम्पोर्टेंस झलक ही गया है, तो इसको कितना इम्पोर्टेंस बच्चों को देना चाहिए और क्यों आप इतना जोर देते हैं इस चीज पर? देखिए ऐसा होता है कि अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करें तो जैसे बोला जाता है ना कि इंग्लिश इज नॉट द बैकबोन ऑफ फिजिक्स, सो बेसिकली मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इंग्लिश इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, जो भी कहते हैं। तो यही बात हो जाती है। देखो हमेशा क्या होता है कि अपने को ना चीजों को रिलेट करना आना चाहिए।
अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना तो चीजों को रिलेट करना हमेशा सीखना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक दो तीन एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिफरेंशियल इक्वेशन बिना पढ़े आप सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन, इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं कर सकते, और श्योर आप नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। देखो ये कितनी अच्छी इमेजिनेशन है, आप समझना इस चीज को कि किसी बंदे ने क्या किया कि जैसे सर्कल को घूमना था, सर्कल पे एक पॉइंट को घुमा दिया और उसके उसके ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दे दिया, उसकी इक्वेशन को लिख दिया y इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब बस आप इस चीज को समझो, a sin ओमेगा t ये इतना स्ट्रॉन्ग इक्वेशन है कि जो हमारे पास जो फोटॉन्स आ रहे हैं ना, फोटॉन्स भी एक्चुअली a sin ओमेगा t इक्वेशन को फॉलो करता है, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में। सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वो वही है, हमारा बेसिकली ऑसिलेटरी वेव होता है और कुछ नहीं होता। तो दैट इज सिंपली एक्सपोनेंशियल i kt माइनस ओमेगा x, जो भी आप लिखते हो, सॉरी i ओमेगा t माइनस kx, जो भी। तो ऐसा है कि यहाँ पे देखो, अगर आपने डिफरेंशियल नहीं पढ़ा तो आप उस चीज को नहीं कर पाओगे फॉर श्योर, पक्की बात है, कभी नहीं कर पाओगे। अब देखो क्या होता है, जैसे हम लाइट सोर्स के बारे में बात करते हैं, लाइट सोर्स हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। जैसे हमारा इस तरह का एक लाइट सोर्स होता है, जैसे एक मर्क्यूरी ट्यूबलाइट जो होता है वो हमारा ऐसा है, कोई एक बल्ब होता है इस तरह का। तो उससे हमारी इंटेंसिटी किस तरह से निकल रही है, इंटेंसिटी हमारा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन छोटी छोटी चीजों को समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। आप बिना कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़े आप इन चीजों को नहीं समझा सकते किसी को। तो ये छोटा छोटा, जैसे अगर आपने वेक्टर कैलकुलस नहीं किया तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि लाइट जो है किस तरह से वेव पैटर्न्स में आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी होता है, चीजें बहुत ज्यादा रिलेटेड है, हद से ज्यादा। मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स का जैसे अभी तक का मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, शायद ही मैथमेटिकल फिजिक्स का कोई ऐसा टॉपिक होगा जो कि मैंने वहां पे पढ़ा अपने कॉलेज में और उसका मैंने यूज आगे नहीं किया। शायद ही ऐसा कोई टॉपिक होगा, चाहे वो डिराक डेल्टा फंक्शन की बात कर लो, चाहे आप सिंपली मतलब इन चीजों की बात करो, जैसे प्रोबेबिलिटी की बात करो। जैसे अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती, अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती, आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे, हिलना मुश्किल हो जाता है वहां पे। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता, आप वेव मोशन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स नहीं आते, आप ईएमटी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपकी कैलकुलस खराब है तो आप कैलकुलस इसमें क्या बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैकेनिक्स पूरा कैलकुलस को डिराइव, कैलकुलस जो है वो पूरा न्यूटन ने डेवलप इसलिए किया था क्योंकि उनको क्लासिकल मैकेनिक्स को आगे बढ़ाना था, ग्रेविटी, पार्टिकल डायनेमिक्स, ये भी। अगर आपकी इंटीग्रेशन वगैरह खराब है तो आप क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कुछ नहीं होता, सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्यूशन दो और इंटीग्रेट करो, ये करो वो करो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करो, ये करो। तो ऐसी होता है कभी भी। जैसे कुछ बच्चे पढ़ना, जैसे डीयू का हमारा स्ट्रक्चर मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जाके अपने को कैलकुलस मतलब ये वेक्टर कैलकुलस जो उसको पढ़ा देते हैं, और वो अच्छी बात है क्योंकि उसके बिना आगे कहीं पे भी पढ़ना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये काफी सही चीज। तो इसी तरीके से होता है कि छोटी छोटी चीजें, हर टॉपिक का ना आपको, हर टॉपिक का कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन आपको हर किसी टॉपिक पे मिल जाएगा। मैथमेटिकल फिजिक्स एक छोटा सा टॉपिक है, उसका आपको प्रोजेक्शन कभी ईएमटी में मिल जाएगा, कभी इसमें मिल जाएगा, कभी उसमें मिल जाएगा, और ये मिलता ही रहता है। तो बच्चों को ये कनेक्ट करना आना चाहिए। बच्चे जब तक इस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाते ना, तभी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये बातें होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलेज में भी पढ़ाई इतनी अच्छी होती नहीं है, तो मतलब ट्रूथ है, ये तो सही बात है। कहने उसके तो अगली वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। हाँ, तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जैसे हमारे कुछ होता है कि एडॉप्ट कुछ टीचर आ जाते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो टैलेंटेड नहीं होता, टैलेंटेड होते हैं, वो जस्ट पीएचडी करके आए हुए। तो ऐसा क्या होता है कि उनका जो बीएससी का होता है वो कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। तो उस केस में क्या करता है, वो नोट्स लेके आए, पढ़ा दिया। मैथमेटिक्स को एक्चुअली जो विजुअलाइज करने का जो तरीका होता है ना, वो उनका बहुत ही ज्यादा गलत होता है। तो इस चीज से तो मैं काफी ज्यादा एग्री करता हूँ कि मतलब वो काफी ज्यादा खराब है। तो इसलिए बच्चों का थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होता है, आप कहोगे कि इंटरेस्ट कम होने लग जाता है, तो इंटरेस्ट वहीं से कम होना शुरू हो जाता है, और मार्क्स तो धड़ल्ले से बढ़ता ही रहता है। हाँ, पर मैं एक चीज हमेशा यही कहता हूँ, या फिर मेरा कोई दोस्त जो एमएससी कर रहा है जामिया से, मेरे दोस्त भी यही कहते हैं, और जिनसे भी मैं मिला हूँ वो यही कहते हैं, जब तुम्हारा इंटरेस्ट फिजिक्स में खत्म हो जाए, कि तुम्हें लग रहा है कि अब यार फिजिक्स नहीं करनी, एक बार मैथमेटिकल फिजिक्स की किताबें उठाओ, सवाल करना चालू करो, जो इंटरेस्ट गया था सारा वापस आ जाएगा, सारा वापस आ जाएगा। और ये सही बात है। और सिर्फ करना ही नहीं है, सॉल्व नहीं करना, उसको दूसरे टॉपिक से रिलेट भी करना, दूसरे टॉपिक से रिलेट। इवन मैथमेटिकल फिजिक्स ही अपने आप में रिलेटेबल है। इंटीग्रल जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसी और चीज में, वो फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीजें इधर उधर घूमती रहती है। तो पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स भी अपने आप में जुड़ा हुआ है। अब ऐसा होता है कि जैसे देखो हम क्या करते हैं, बीएससी में हमने पढ़ी है फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ी। अब क्या होता है, हमें लगता है कि यार ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है क्या, बट एक्चुअली अगर सही से आप देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको टीचर कितने अच्छे से एग्जांपल से समझा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
मेरे यहाँ पे क्या साउंड वेव है, साउंड वेव को इसने इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट किया। मतलब क्या कि वेव का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसने उसको उस वेव इसमें ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपके पास किसी और वेव में पहुंचा, फिर आप उसको दोबारा से साउंड वेव के फॉर्म में रिसीव कर रहे हो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, इनका ये यूज है। तो ये बच्चों को अगर वहीं पे आप समझा दोगे ना बीएससी में, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना उनका वहां पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। तो बहुत बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते, फिर वो कहते हैं यही बात कि a+b का होल स्क्वायर जो है, अगर वो हमें उसका कोरोना के इलाज में कहाँ पे यूज किया, तो ये चीज होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड लोग जो होते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। बिल्कुल। तो सर बड़ा मजा आया आपसे बात करके। अभी जनता जरा शांत रहना भाई, अभी कहीं जा नहीं रहे हम लोग। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे, एक और वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीएससी फिजिकल साइंस के बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं। मैं भी फिजिकल साइंस से रहा हूँ, मैं भी काफी सारे सवाल पूछने वाला हूँ, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सर की वेबसाइट, सर का यूट्यूब चैनल, सर के सोशल मीडिया हैंडल सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक चीज, आप लोगों को जो भी चीजें अभी सर ने समझाई हैं अगर वो अच्छी लगी हैं तो सर के लेक्चर्स लेना मत भूलना। सर के लेक्चर्स जाकर आप लोग देखिए, क्योंकि अभी उन्होंने इस वीडियो में इतनी सारी चीजें समझा दी, तो यार उनके लेक्चर्स देखोगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा रहेगा। और सेल्फ स्टडी पे अपना जोर लगाओ यार। कोई भी, मेरे को भी काफी सारे वीडियोस पे आप लोग कमेंट करके पूछते हो कि सर इस कोचिंग से करें। मैंने वीडियो बनाई है यार कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है मेरे हिसाब से, बट इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि सेल्फ स्टडी से ऊपर कुछ नहीं है। कोचिंग वाले आपको पढ़ा देंगे, निपटा देंगे, बट अल्टीमेटली रातें आपको ही अपनी काली करनी है फिजिक्स के साथ। तो सर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।